गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रोलाइट स्टडी में। आज की हमारी वीडियो है प्री हिस्टोरिक एज इन इंडिया, भारत का प्रागैतिहासिक काल और आदि इतिहास, जिसमें कि हम पूरी एनसीईआरटी यानी कि 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एग्ज़ाम बड़ा हो या छोटा हो, जब तक आपको किसी भी टॉपिक के बारे में उसके पीछे की थ्योरी यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे करते क्या हैं कि बुक्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस करिए, अच्छी बात है, लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे की जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में एनसीईआरटी के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्री हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज में डिफरेंस क्या है, कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री क्या होती है। सिंपल भाषा में समझिए, जिस समय का वर्णन आपको राइटिंग में नहीं मिले, यानी कि लिखित भाषा में जिस समय का वर्णन आपको नहीं मिले, वो होती है प्री हिस्ट्री, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं उसको। अब हिस्ट्री क्या होती है? जिस भी समय का आपको वर्णन लिखित भाषा में मिल जाए, वो होती है हिस्ट्री। बेसिकली जो प्री हिस्टोरिक एज है वो 5 पार्ट में डिवाइड है। ये पार्ट हैं आपके पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज जिसको मध्य पाषाण काल बोलते हैं, नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल, और चालकोलिथिक एज जिसको कांस्य और ताम्र काल बोलते हैं, और आयरन एज। बेसिकली ये आईएएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें टूल्स के आधार पर, तो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है वो टूल्स के आधार पर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पार्ट हैं आपके पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पुरापाषाण काल 2 मिलियन बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और सेकंड वन है हमारा मीजोलिथिक एज, जो कि 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक था। उसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड, जो कि 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक था। अब ये पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों आते हैं स्टोन एज की कैटेगरी में। ये तीनों ही स्टोन एज में हैं, स्टोन एज से बिलोंग करते हैं, यानी कि पाषाण काल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा चालकोलिथिक पीरियड, जो एक कॉपर और ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है। इसको ताम्रकाल या कांस्य काल भी बोलते हैं। कांस्य पीरियड या ताम्र पीरियड भी इसको बोलते हैं, जो कि 4,000 बीसी से 1500 बीसी तक था। उसके बाद आता है आयरन एज यानी कि लॉ पीरियड। ये हमारा है 1500 बीसी से लेके 200 बीसी तक। आगे जो पैलियोलिथिक पीरियड है, जो हमारा पुरापाषाण काल है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन है लोअर पैलियोलिथिक एज, जो कि 1 लाख बीसी तक था। उसके बाद आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज, जो कि 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक था। उसके बाद आता है अपर पैलियोलिथिक एज, जो कि 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक था। अब बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में। इस पीरियड के लोगों का मेन काम था शिकार करना और खाने की खोज में इधर से उधर घूमना। और इसमें जो टूल्स यूज किए जाते थे वो थे एक्स, चॉपर्स और क्लेवर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। और इस साइड के सबसे पहली बार जो एविडेंस मिले थे वो मिले थे बोरी, महाराष्ट्र में, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक साइड के सबसे पहली बार जो एविडेंस मिले थे वो बोरी, महाराष्ट्र में मिले थे। और टूल्स को बनाने के लिए लाइमस्टोन का भी यूज किया जाता था। अब जो मेजर साइट हैं लोअर पैलियोलिथिक साइड एज की, वो इस प्रकार हैं।
सोन वैली जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। उसके बाद आता है कुछ साइट्स जो कि थार डेजर्ट में पाई गई थी। नेक्स्ट वन है कश्मीर और मेवाड़ प्लेन्स। उसके बाद है सौराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर और बेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये सभी मेजर साइट्स हैं लोअर पैलियोलिथिक एज की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ ऐसी साइट्स भी थीं, कुछ ऐसी निवास करने वाली साइट्स थीं इंक्लूडिंग केव एंड रॉक शेल्टर, जिनको कि 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट प्लेस है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट है आपके प्री हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट साइट अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो वो ये है भीमबेटका जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ती है, जो कि 45 किलोमीटर भोपाल के साउथ में है, विंध्याचल हिल्स के पास। ठीक है। अब यहाँ पे जो पैलियोलिथिक एज से जो लोग बिलोंग करते थे वो 1 लाख वर्ष से ज़्यादा यहाँ पर रुके हुए थे। इसके बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। और सबसे मोस्ट एक्सक्लूसिव पैलियोलिथिक साइट है इंडिया की, जहाँ पर रॉक कार्विंग और पेंटिंग्स के अवशेष मिले थे। और ये ऐसी साइट है जो बिलोंग करती है पैलियोलिथिक एज से, मीजोलिथिक एज से, चालकोलिथिक और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से। अब भीमबेटका के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। भीमबेटका एक बर्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना, बर्ड हेरिटेज साइट है। पहले ये बुद्धिस्ट साइट हुआ करती थी, लेकिन बाद में विष्णु श्रीधर वाकांकर के द्वारा इसको पैलियोलिथिक साइट की तरह पहचान की गई, इसकी पैलियोलिथिक साइट की तरह पहचान की गई। उसके बाद जो विष्णु श्रीधर वाकांकर थे जिसने इनकी खोज करी थी, उनको फादर ऑफ रॉक आर्ट इन इंडिया, मतलब रॉक आर्ट का फादर कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ रॉक आर्ट इन इंडिया किसको कहा जाता था, तो ये है विष्णु श्रीधर वाकांकर, नाम याद रखना है आपको। और भीमबेटका हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई थी 1970 में। 1970 में भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में। इसमें जो टूल्स यूज किए जाते थे वो थे ब्लेड्स, पॉइंटर, स्क्रैपर और बोरर। अब ये टूल्स पहले की तुलना में छोटे, पतले और हल्के होते थे, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज से इसमें कुछ डेवलपमेंट होने लगा। इसमें जो टूल्स यूज किए जाने लगे वो छोटे और लाइट वेट के और पतले होने लगे। और इम्पोर्टेंट साइट्स जो मिली थी मिडिल पैलियोलिथिक एज की, ये थी बेलन वैली जो कि यूपी में है, लूनी वैली राजस्थान की, और सोन और नर्मदा रिवर और भीमबेटका। अब भीमबेटका देखिए ये तीनों में ही बिलोंग करेगी, चाहे वो पैलियोलिथिक हो, मीजोलिथिक हो या चालकोलिथिक हो। भीमबेटका बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। इसमें सबसे पहली बार होमो सैपियंस को देखा गया। होमो सैपियंस को सबसे पहली बार अपर पैलियोलिथिक एज में देखा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार होमो सैपियंस को किस एज में, किस काल में देखा गया था, तो ये अपर पैलियोलिथिक एज में देखा गया था। इसके बाद जो टूल्स यूज किए जाते थे, ये हड्डियों के बने हुए टूल्स को इस एज में यूज किया जाने लगा, इंक्लूडिंग नीडल्स, हार्पून और ब्लेड ऑफ फिशिंग टूल एंड वुडन टूल। ये सभी टूल्स यूज किए जाने लगे जो कि हड्डियों के बने होते थे। नेक्स्ट जो मेजर साइट्स मिली थी अपर पैलियोलिथिक एज की वो थी बेलन वैली यूपी, सोन, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि बिहार में पड़ता था, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सभी मेजर साइट्स थी अपर पैलियोलिथिक एज की। साथ ही साथ भीमबेटका में जो पेंटिंग्स मिली थी इस एज से बिलोंग करती हुई, वो आप देख सकते हैं इस प्रकार पेंटिंग थी, कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं।
जो कि ये अपर पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करती हुई पेंटिंग्स थी, जो कि भीमबेटका में इसके एविडेंस मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं मीजोलिथिक पीरियड के बारे में। मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल के बारे में। इसमें जो क्लाइमेट है वो चेंज होने लगा, क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म और ह्यूमिड होने लगा। उसके बाद रेनफॉल भी इंक्रीज होने लगी, यानी कि वर्षा भी इंक्रीज होने लगी, जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना के एविडेंस भी देखे गए। बात करते हैं डोमेस्टिकेशन के बारे में, यानी कि किस जानवर को सबसे पहली बार जो पाला गया था, डोमेस्टिकेट किया गया था, उसके एविडेंस भी आपको मीजोलिथिक में ही मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार किस जानवर को पाला गया था और कौन से एज में पाला गया था, तो आपको आंसर देना है सबसे पहली बार जो जानवर पाला गया था वो था डॉग, वाइल्ड डॉग, और ये मीजोलिथिक एज में इसका पालन पोषण हुआ था सबसे पहली बार। साथ ही साथ प्लांट्स को भी नोटिस किया जाने लगा, जो कि 12,000 पहले ही स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन इसको नोटिस किया गया मीजोलिथिक पीरियड में। और सीप और गॉट्स को, यानी कि भेड़ और बकरियों को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था, इनको भी पाला जाता था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार किस जानवर को पाला गया और सबसे ज़्यादा किस जानवर को पाला गया, तो पहली बार जो पाला गया था वो था डॉग, और मीजोलिथिक एज में सबसे ज़्यादा जो जानवर पाले जाते थे वो थे सीप और गॉट, यानी कि भेड़ और बकरी, ये सबसे ज़्यादा पाले जाते थे। अब बात करते हैं जो हंटिंग यानी कि शिकार और खाने की खोज कंटिन्यू इस पीरियड में भी रही, और पहली बार जो ह्यूमन कॉलोनाइजेशन देखा गया था वो इसी पीरियड में देखा गया था, गंगा प्लेन्स में, गंगा के पठार में पहली बार ह्यूमन कॉलोनाइजेशन देखा गया था। और माइक्रोलिथ्स भी इसी पीरियड में पहली बार नोटिस किए गए थे। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, ये स्टोन से बने हुए कुछ ऐसे पत्थर टाइप के टूल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं पकड़ने के लिए या फिर कुछ गड्ढे वड्ढे खोदने के लिए। तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा माइक्रोलिथ्स इंडिया में पाए जाते हैं वो केरल में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा माइक्रोलिथ्स केरल में पाए जाते हैं। ये स्मॉल टूल्स होते हैं पत्थर के बने हुए, जो कि ज़मीन से कुछ बाहर भी निकले होते हैं और ज़मीन में कुछ धंसे हुए भी होते हैं। बात करते हैं मेजर साइट्स के बारे में। जो मीजोलिथिक की मेजर साइट्स थी वो थी ब्रह्मागिरी, जो कि मैसूर में है, नर्मदा, विंध्याचल हिल और गुजरात, उत्तर प्रदेश, सोजत, भीमबेटका, गोदावरी बेसिन और सराय नहर राय, ये सभी मेजर साइट्स थी मीजोलिथिक पीरियड से बिलोंग करने वाली, यानी कि मध्य पाषाण काल से बिलोंग करने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं नियोलिथिक एज के बारे में, यानी कि नव पाषाण काल में। इसमें एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हो चुकी थी, पहली बार एग्रीकल्चर के एविडेंस इसी पीरियड में देखे गए थे। एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हो चुकी थी इस पीरियड में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग किस पीरियड में हुई थी, तो आपका आंसर होगा नव पाषाण काल में पहली बार एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई थी। और ये लोग नोमैडिक लाइफ से सेटल लाइफ में कन्वर्ट होने लगे। देखिए एक गाना है, आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन की मूवी का है कि जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात है गुजार। तो इसको बोलते हैं जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात है गुजार, यानी कि कहीं भी घूमते रहो, जहाँ भी रात हो जाए वहीं रुक जाओ। ये होती है नोमैडिक लाइफ, और इससे आदमी सेटल्ड लाइफ में कन्वर्ट होने लगा, यानी कि उसने घर वर बनाने, झोपड़ी बनाने स्टार्ट कर दिए, जहाँ पर वो रुकने लगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो पहली बार पहिए का आविष्कार हुआ था वो इसी पीरियड में हुआ था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहिए का आविष्कार किस पीरियड में हुआ था, तो ये हुआ था नियोलिथिक एज में, यानी कि नव पाषाण काल में पहली बार पहिए का आविष्कार हुआ था। और साथ ही साथ जो फसलें कल्टीवेट की जाने लगी, फसलें बोई जाने लगी, वो थीं रागी, व्हीट और हॉर्स ग्राम। इन सभी की फसलें कल्टीवेट की जाने लगी। और ये लोग जो थे, पहली बार जो एविडेंस देखे गए थे, ये लोग आग को जलाना भी जानते थे, आग को जलाना भी जानते थे। साथ ही साथ ये पोट्री बनाना भी जानते थे। पोट्री क्या होती है, मिट्टी के ऐसे बर्तन जिनको डेली लाइफ में यूज किए जाए, उनको बोलते हैं पोट्री। उसके बाद जो
केव पेंटिंग थी, उन पर डांसेस के एविडेंस भी इसी पीरियड में देखे गए थे। केव पेंटिंग्स में डांस के एविडेंस इसी पीरियड में देखे गए थे, नवपाषाण काल में देखे गए थे। और साथ ही साथ पहली बार ये भी देखा गया था कि जो कोई भी इंसान जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको किस तरह से दफनाया जाता है, तो ये भी पहली बार इसी पीरियड में देखा गया था, जिसमें देखा गया था कि कुत्ते को मालिक के साथ किस तरह से दफनाया जाता है। ये देखा गया था पहली बार नियोलिथिक एज में। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में। जो नियोलिथिक एज की इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो हैं इनाम गांव और बुजराहम, जो कि कश्मीर में है। इसको क्या, बुजराहम को प्लेस ऑफ बर्थ भी कहा जाता है, याद रखना है आपको, प्लेस ऑफ बर्थ भी कहा जा सकता है, BIRCH, प्लेस ऑफ बर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। उसके साथ ही साथ दाऊजली हेडिंग, जो कि त्रिपुरा और आसाम में थी। हल्लूर, जो कि आंध्र प्रदेश में थे। पेयमपल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश में था। चिरंड, जो कि बिहार में पड़ता है। और हाउसेस के एविडेंस भी इसी पीरियड में देखे गए थे, क्योंकि जो इंसान थे, जो लोग थे इस पीरियड के, वो नोमैडिक लाइफ थे, एक सेटल्ड लाइफ में कन्वर्ट होने लगे। तो हाउसेस के एविडेंस भी इसी पीरियड में आपको देखने को मिले थे। आपको याद रखना है कि किस पीरियड में सबसे पहली बार हाउसेस के एविडेंस मिले थे। तो नवपाषाण काल में हाउसेस के पहली बार एविडेंस देखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चालकोलिथिक एज, जिसको बोलते हैं कॉपर एज या फिर ब्रॉन्ज एज। अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि आपसे क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि पहली बार कौन सा मेटल ऐसा था जो इंडिया में यूज किया गया था। तो आपका सही आंसर होगा वो मेटल था कॉपर। कॉपर को सबसे पहली बार इंडिया में यूज किया गया था। अब इस बात करते हैं इसमें कि जो चालकोलिथिक पीरियड था, इसमें सेटल लाइफ देखी गई थी। जो इंसान थे वो इरीगेशन, हार्वेस्टिंग की नॉलेज उनको थी, और साथ ही साथ उनको ये भी स्ट्रक्चर पता थे कि किस तरह से ग्रेनरी बनाएं, किस तरह से एम्बैंकमेंट करें और फोर्टिफिकेशन कैसे बनाएं, हाउसेस के बाहर जो दीवार लगी होती है वो कैसे बनाएं। और मिट्टी के बने हुए हाउसेस भी इसी पीरियड में देखे गए थे। और साथ ही साथ जो कल्चर था इसका वो लिमिटेड था उदयपुर से लेके महाराष्ट्र, मालवा तक और महाराष्ट्र तक। याद रखना है आपको, उदयपुर से लेके मालवा और महाराष्ट्र तक। जो फेमस पोट्री इस पीरियड में देखी गई थी वो थी ब्लैक ऑन रेड वेयर, BRW, ब्लैक ऑन रेड वेयर। ये फेमस पोट्री देखी गई थी इस पीरियड में। और इसकी जो मेजर साइट्स थी वो थी ब्रह्मागिरी, नवादा, टोली, जो कि नर्मदा रीजन में है। उसके बाद चिरंड, जो कि बिहार गंगा रीजन में पड़ता था। उसके बाद महिसादल, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये इसके मेजर साइट्स थी जो कि चालकोलिथिक पीरियड में देखी गई थी, यानी कि ताम्र पीरियड में देखी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन एज के बारे में, कि आयरन एज क्या थी। आयरन एज देखिए, इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। वो चालकोलिथिक पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। अब इस एज में बात करने वाले हैं कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे और कैसे आए थे। आर्यंस का अराइवल इस पीरियड में डिस्क्राइब किया गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब के बारे में इस पीरियड में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और ये बिलोंग करता है आयरन एज से। अर्ली वैदिक पीरियड या फिर लोअर लेटर वैदिक पीरियड, ये सभी बिलोंग करते हैं आयरन एज से। उसके बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही पीरियड इसी आयरन एज से बिलोंग करते हैं। आयरन एज क्या है बेसिकली, जिसमें लोग लोहे का यूज़ करने लगे टूल्स बनाने के लिए, तो उस एज को बोलते हैं आयरन एज। और साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो 16 मेजर किंगडम देखे गए थे, 16 महाजनपद देखे गए थे, वो इसी पीरियड में देखे गए थे। उस पीरियड को भी आयरन एज ही बोलते हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन आगे हम डिटेल में इसी पीरियड में पढ़ेंगे आयरन एज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में,
क्वेश्चंस को करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और यदि आप फेसबुक पे कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जो कि प्रूलाइट स्टडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्थल सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है? सभी बच्चे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देंगे। देखते हैं कि कितने बच्चों को आंसर्स पता हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख देवता कौन था? प्रमुख देवता कौन था? तो ऑप्शन दिए गए हैं आदि शिव, विष्णु, ब्रह्मा या इंद्र। तो ये प्रमुख देवता कौन से थे? तो ये थे आदि शिव। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आदि शिव। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले प्रमुख देवता थे भगवान शिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा BC का सही संक्षेप है? यानी कि BC की फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि BC की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका सही संक्षेप क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर सेंचुरी। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहर जिस पर मातृ देवी के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है, कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हड़प्पा, कालीबंगा, दाइमाबाद और मोहनजोदारो। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई थी मोहर जिस पर मातृ देवी के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा कौन सी थी? हिंदी, बंगाली, पंजाबी या संस्कृत? कौन सी भाषा थी आर्यों की? इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा मेन जो थी वो आर्यों की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की आकृतियाँ उत्कीर्ण हुई हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की सबसे ज़्यादा पिक्चर्स दिखाई गई हैं। तो ये है हाथी, गाय, एक सिंगी बैल या बाघ। सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे हमारे NCERT के इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर किया गया है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें हमारी आने वाली वीडियोज़ के। और साथ ही साथ जो लोग भी चैनल पर कोई भी डाउट्स या क्वेरी पूछना चाहते हैं वो हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पे मैसेज करके आप क्वेरी या डाउट्स पूछ सकते हैं। और PDF लिंक डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। प्रूलाइट स्टडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।